बच्चों, हमने पिछले सप्ताह अध्याय 3 मुद्रा और साख समझा था, जिसमें अनेक बिंदु को हमने देखा था। वस्तु विनिमय है, बैंक कैसे काम करता है, साख क्या होती है, ये सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। आप सभी वीडियो को समझने के साथ साथ बुक भी जरूर पढ़िए और अपने शिक्षक के मार्गदर्शन से अपने नोट्स भी बनाइए। आज हम सभी इसी अध्याय के शेष बिंदुओं को समझेंगे। आज की विषय वस्तु को समझने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आपके पिता किसान हैं और उन्हें ट्रैक्टर खरीदना है और उनके पास इतने रुपए नहीं हैं, तो अब वो क्या करेंगे? ये सोहन का घर है। अभी तक इसके पास एक कच्चा मकान था। अब वो चाहता है कि अपने इस कच्चे मकान के स्थान पर एक पक्का मकान बना ले, परंतु इसके पास भी पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तब ऐसी स्थिति में वो पैसे कहाँ से लाएगा? ये किसान है, इसको अपने खेत में खाद डालने के लिए पैसे चाहिए। इसे पैसे कहाँ से प्राप्त होंगे? आपके भाई है यदि और वो चाहते हैं कि पड़ोस में एक किराने की दुकान खोलें और उन्हें भी रुपए की आवश्यकता है। मुझे अपनी बेटी को स्कूलिंग के बाद कॉलेज भेजना है और मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? उक्त जितनी स्थितियां हैं और परिस्थितियां हैं, लगभग सभी परिवार में आती हैं जब हमें अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता होती है। आज का टॉपिक यही है कि हमें आवश्यकता पड़ने पर पैसे कहाँ-कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं और पैसे प्राप्त करने के लिए कौन-कौन सी शर्तें हो सकती हैं। हम देखेंगे आज लोन लेने की शर्तें क्या होती हैं, ऋण के क्षेत्रक कौन-कौन से हैं। इसमें हम दो देखेंगे, औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक, स्व सहायता समूह और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों को भी हम समझेंगे। जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने निजी काम को पूरा करने के लिए बैंक या किसी व्यक्ति से कर्ज लेती है या उधार लेती है और बाद में जब वो पैसे चुकाती है तो ब्याज या इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है, इसे हम लोन कहते हैं। ये जो उधार देने वाली कंपनी एक सरकारी कंपनी या उन्हें बैंक भी हो सकता है या कोई व्यक्ति साहूकार या रिश्तेदार भी हो सकता है। ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। आप सभी ऋण शब्द से परिचित होंगे कि जब भी हमको पैसे की आवश्यकता होती है तो या हम बैंक के पास जाते हैं, यदि हमारे शहर में बैंक नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम साहूकार या किसी और संस्था या व्यक्ति से उधार ले लेते हैं। लेकिन ऋण की विशेषता होती है कि जब हम वापस करते हैं तो हम पैसे के साथ साथ उसको ब्याज के रूप में पैसा, अतिरिक्त पैसा भी चुकाते हैं। ऋण लेते समय कर्ज देने वाला कुछ शर्तों के आधार पर ही हमको ऋण देता है। ये शर्तें कौन-कौन सी हैं? सबसे पहला है हमारी ब्याज दर। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। जब भी हम कहीं से उधार पैसा लेते हैं तो पहले ही निश्चित कर दिया जाता है कि आप 5% के दर से पैसा वापस करेंगे या 8% के ब्याज दर पर पैसा वापस करेंगे या 10%। यानी ये पहले से निश्चित हो जाता है कि उधार की जो ब्याज दर है वो कितनी होगी। दूसरा है हमारा समर्थक ऋणाधार। उधार देने वाला उधार देने से पहले कुछ गिरवी रखने की मांग करता है, जैसे भूमि है, इमारत है, गाड़ी है, पशु है। बैंक की यदि आपकी कोई एफडी है, आप उसको भी गिरवी रख सकते हैं। ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी के रूप में देता है, उसको हम समर्थक ऋणाधार कहते हैं। तीसरी चीज होती है आवश्यक कागजात। कर्ज देने वाला पहले ही सभी शर्तों के आधार पर कागजात को जमा करवा लेता है। जैसे यदि मुझे कार खरीदना है और कार के लिए मैंने लोन लिया या ऋण लिया, तो कार खरीदने के समय में मैंने 5 साल के लिए ये कार लोन लिया था। अब मैं हर महीने कार का लोन चुका रही हूँ। परंतु जब जब तक मेरा 5 साल तक जब मेरा कार का लोन चुकता नहीं हो जाएगा, कार के जो कागज़ात होंगे वो बैंक के पास में गिरवी के तौर पर रहेंगे, गारंटी के रूप में रहेंगे।
क्योंकि यदि मैं कार का लोन नहीं चुका पाती तो बैंक क्या करेंगे? बैंक मेरी कार को बेचकर मेरे पैसे का से वसूली कर लेंगे। और अंतिम है हमारा भुगतान के तरीके। भुगतान के तरीके भी पहले से निश्चित हो जाते हैं कि जैसे जो पैसे की वापसी है या मैं मासिक किस्त के रूप में कर सकती हूँ, 6 मासिक किस्त के रूप में भी कर सकती हूँ, क्योंकि किसान जो है प्रायः फसल आने पर अपना ऋण चुकाता है, तो 6 मासिक भी हम ऋण का भुगतान कर सकते हैं या वार्षिक कर सकते हैं, या ये शर्त भी हो सकती है कि मैं 1 साल के बाद पूरा पैसा चुकता कर दूँगी। तो जो ब्याज में ऋण का जो हम पैसा लेते हैं उसके भुगतान के तरीके भी पहले से निश्चित कर लिए जाते हैं। आपको लोन समझाने के लिए हमारी बुक में मेघा के घर का उदाहरण लिया है। मेघा घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए लोन लेती है, जिसकी ऋण की अवधि कितनी है? कितने वर्ष के लिए लेती है मेघा? 10 वर्ष के लिए। 10 वर्ष के लिए ये लोन लेती है। इसको आवश्यक कागजात कौन-कौन से लगते हैं? जब ये मेघा ऋण लेती है तो इसको कर्ज लेने से पहले इसको अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। और इसकी ब्याज दर कितनी है? इसकी जो वार्षिक ब्याज दर है वो है हमारे वार्षिक दर है 12%। मेघा जो ऋण ले रही है उसकी ब्याज दर कितनी है? 12%। अदायगी का स्वरूप, ये किस तरह से लौटाती है? ये लिखा हुआ है, मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। 10 वर्ष में ये पैसा लौटाएगी और हर महीने किस्त का पैसा बैंक में जमा करेगी। समर्थक ऋणाधार, नए घर के कागज बैंक में जमा रहेंगे। जब पूरा ऋण वापस कर देगी मेघा, तब इसको घर के कागजात वापस मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी लोन की जो प्रोसेस है वो इसी स्टेप में होती है। इतनी सभी चीजें होना आवश्यक होती हैं। यदि आप घर के स्थान पर ट्रैक्टर ले रहे हैं या फिर आप कार खरीद रहे हैं, उसकी प्रोसीजर भी यही होगी कि राशि कितनी है, उसकी अवधि क्या है, उसके लिए भी हमको आवश्यक कागजात देना पड़ेगा, उसकी ब्याज दर भी निश्चित होगी। ये सभी बिंदु हम प्रायः जितने भी ऋण लेते हैं, सभी के लिए आवश्यक होते हैं। आपके बुक में आओ इन पर विचार करें, ये बहुत अच्छे दिए हुए हैं। यदि आप इनको हल कर लेते हैं तो आपको विषय वस्तु बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है? समर्थक ऋणाधार क्या होता है? समर्थक ऋणाधार यानी गिरवी, या आप कह सकते हैं गारंटी। ऋण वापसी के साथ बैंक गारंटी चाहता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ऋण लेकर भाग गया तो बैंक कैसे अपनी वसूली करेगा? जैसे अभी मेघा ने ऋण लिया था 10 वर्ष के लिए घर घर के लिए, तो यदि बैंक के पास घर के कागजात रहेंगे, यदि मेघा बैंक की किस्त नहीं चुकाती तो बैंक क्या कर सकता है? ये जो समर्थक ऋणाधार के रूप में उसके पास घर है, घर को बेचकर बैंक अपनी पैसे की भरपाई कर सकता है। दूसरा है हमारा, हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है, यानी गरीब है। क्या यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है? निर्धन लोगों के पास समर्थक ऋणाधार या गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता या बहुत कम होता है। इसीलिए इनको ऋण लेने में या कर्ज लेने में बहुत अधिक परेशानी होती है। तो निश्चित है कि गरीब लोगों को ऋण लेने में परेशानी होगी, इनकी क्षमता को प्रभावित करता है। यदि हम अमीर हैं तो हम आसानी से ऋण ले सकते हैं। कोष्ठक में दिए गए सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऋण लेते समय कर्जदार आसान ऋण शर्तों को देखता है। इसका अर्थ है आसान ऋण शर्त कौन कौन सी होगी? देखिए, इसका अर्थ है खालिस्तान निम्न उच्च ब्याज दर। आप उच्च ब्याज दर पर उधार लेना चाहेंगे कि निम्न ब्याज दर पे? निश्चित है कि हम निम्न ब्याज दर पर उधार लेना चाहेंगे। इसके बाद है आसान कठिन अदायगी की शर्तें। हम कैसी अदायगी की शर्तें चाहेंगे? आसान अदायगी की शर्तें। हम कोई भी व्यक्ति कठिन अदायगी की शर्तें नहीं चाहेगा। उसको लगेगा कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन एकदम आसान हो। कम या अधिक समर्थक ऋणाधार एवं आवश्यक कागजात। हम बैंक चाहते हैं तो हम सोचते हैं हम कम से कम कागज जमा करें या हम कम से कम वस्तुओं को गिरवी रखें। तो इसका उत्तर क्या होगा? कम होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न बहुत सरल होते हैं, लेकिन ये हमारे समझ को, विषय की समझ को बहुत बढ़ा देते हैं।
एक गांव में साख का प्रबंध कैसे कैसे होता है, इसमें 3 व्यक्तियों की कहानी दी गई है। जो पहली कहानी है ये है श्यामल की। श्यामल एक छोटा किसान है जिसे हर मौसम में कर्ज लेना पड़ता है। पहले वह महाजन से 5% मासिक ब्याज दर पर उधार लेता था। पहले कितना लेता था महाजन से? 5% मासिक ब्याज की दर से। परंतु अब वो एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज दर से ऋण ले रहा है। ये कम पैसा यानी कम ब्याज दर पर उधार ले रहा है कृषि व्यापारी से। परंतु कृषि व्यापारी ऋण देने पर वो ब्याज के साथ साथ एक वादा भी ले लेता है कि ये जो श्यामल है ये इसका जितना भी कृषि का उत्पादन होगा, जितनी फसल होगी, ये उसी कृषि व्यापारी को बेचेगा। कृषि व्यापारी को क्या होगा फायदा? कृषि व्यापारी को सस्ते में फसल खरीद लेगा और वो अधिक से अधिक लाभ कमाएगा। परंतु श्यामल को भी एक फायदा ये हो रहा है कि यहाँ पर ये महंगा 5% मासिक ब्याज दर देना पड़ रहा था, अब इसको केवल कितना देना पड़ रहा है? 3%। दूसरी जो कहानी है ये अरुण की दी है। अरुण के पास 7 एकड़ भूमि है, वह खेती के लिए 8.5%, ये देखिए यहाँ पे दिया है वार्षिक ब्याज, मासिक नहीं है ये ब्याज दर, वार्षिक है। 8.5% वार्षिक ब्याज की दर पर ये लोन लेता है और अगले 3 वर्ष में कभी भी लौटा सकता है। ये ऋण कहाँ से ले रहा है? ये बैंक से ले रहा है। देखिए बहुत फर्क होता है, बैंक का जो ब्याज दर चलता है वो वार्षिक चलता है, जबकि यदि हम साहूकार से लेते हैं तो वो ब्याज दर कैसी होती है? मासिक होती है। मासिक होती है यानी उसकी ब्याज दर बहुत ऊंची होती है, जबकि बैंक से जब हम ऋण लेते हैं तो साहूकार के तुलना में बहुत ऋण सस्ता होता है। अच्छा, ये जो अरुण है ये अगले 3 वर्ष में कभी भी बैंक को लोन चुका सकता है। अरुण क्या करता है? अपनी फसल का कुछ हिस्सा बेचकर कर्ज चुका देता है। बाकी इसकी जो आलू की फसल है इसको ये स्टोरेज करवा देता है, कोल्ड स्टोरेज, और बदले में उससे भी ऋण ले लेता है। अच्छा, एक फायदा और होता है कि जब ये कोल्ड स्टोरेज में रखवा देता है, जब आलू की अच्छी कीमत मिलती है तब अपनी आलू को अधिक कीमत पर बेचता है। इससे उसको लोन भी आसानी से मिल जाता है और अपनी फसल के भी जो दाम है वो अच्छी कीमत पर प्राप्त हो जाते हैं। तीसरी जो कहानी दी है ये रमा की। रमा एक कृषि मजदूर है जिसके पास साल भर कोई काम नहीं होता, कि कुछ महीने इसको काम मिल जाता है, बाकी साल काम नहीं मिलता। इसके कारण इसकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है और जिसके कारण इसको हमेशा कर्ज लेना पड़ता है। अच्छा, रमा जिसके यहाँ काम करती है, जिस भूस्वामी के यहाँ काम करती है, इससे ये 5%, ये देखिए यहाँ लिखा है 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है। जो इसका भूस्वामी है जिसके यहाँ ये काम करती है, उसको ये 5% ब्याज दर, मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है। अब जब भी ये इसके यहाँ काम करती है, इसको पूरा कर्ज नहीं चुका पाती और नया ऋण लेना पड़ जाता है। इसके वर्तमान में भूस्वामी के 5,000 रुपए इसके कर्ज इसके ऊपर है। भूस्वामी इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी इसको वहीं काम करना पड़ता है, क्योंकि इसको और ऋण भी मिल सके और ये पुराने ऋण को चुका सके। तो 3 स्थितियां आपने देखी कि एक व्यक्ति बैंक से वार्षिक दर, अरुण जो है 8.5% वार्षिक ब्याज दर पर ले रहा है, जबकि रमा है ये साल भर ये कर्ज जाल में फंसी हुई है। और एक और हमने देखा था श्यामल। श्यामल किससे ले रहा था? कृषि व्यापारी से ऋण ले रहा था। तो 3 स्थितियां देखे कि तीनों ने अलग अलग जगह से साख की अपनी व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के अलावा सहकारी समितियां भी हैं जहां पर सस्ते ब्याज दर में कर्ज मिल जाता है। ये समितियां बहुत सारे क्षेत्र जो हैं, इन लोग मिल के सहयोग से अपना बैंक खोल लेते हैं। बहुत सारी सहकारी समितियां, जैसे किसान सहकारी समिति, बुनकर सहकारी समिति, औद्योगिक मजदूरों की सहकारी समिति, ये लोग छोटी छोटी बचत से सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं और अपनी सहकारी समितियों के सदस्यों को ऋण देते हैं। कृषि सहकारी समिति क्या करेगी? कृषि उपकरण है, मछली पालने हैं, या कृषि व्यापार है, या घर बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करा सकती है। तो इस तरह बैंकों के अलावा जो महत्वपूर्ण काम ग्रामीण क्षेत्रों में कर रही हैं वो सहकारी समितियां कर रही हैं।
आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में हैं जहां बैंक की सुविधा नहीं है, वहां कर्ज साहूकार, व्यापारी या रिश्तेदार या आप दोस्त से उधार लेते हैं या ऋण लेते हैं। जबकि आजकल कर्ज बैंक या सहकारी समितियों से लिया जाता है, जहां ब्याज दर कम रहती है और कर्ज आसानी से मिल जाता है। ये जो बैंक और सहकारी समिति है, ये कहलाता है हमारा औपचारिक क्षेत्रक। जबकि ये साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, ये कौन सा क्षेत्रक कहलाता है? अनौपचारिक क्षेत्रक। औपचारिक क्षेत्रक बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा दिया गया ऋण औपचारिक ऋण कहलाता है। जब हम ऋण कहाँ से लेते हैं? औपचारिक क्षेत्रक। औपचारिक क्षेत्रक में क्या क्या आता है? बैंक आता है और सहकारी समितियां आती हैं। बैंक और सहकारी समिति यह सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं। जितने औपचारिक क्षेत्रक होते हैं, ये सरकार के द्वारा पंजीकृत रजिस्टर्ड होते हैं। इनकी निगरानी आरबीआई करती है। आरबीआई हमने पिछले वीडियो में देखा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक है और हमारे देश के सभी बैंकों का बॉस है, बिग बॉस है। और सरकार का बैंक भी आरबीआई है। तो ये सभी बैंकों की निगरानी कौन करता है? आरबीआई करती है। इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना है। ये जो बैंक होते हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना नहीं है, बल्कि ये कम ब्याज दर पर लोगों को ऋण देकर समाज का कल्याण और लोगों को रोजगार दिलाना चाहते हैं। इनकी ब्याज दर निश्चित और कम होती है। जितने बैंक होते हैं, इनकी ब्याज दर एक फिक्स होती है और कम होती है। जबकि अभी अब यदि हम देखें अनौपचारिक क्षेत्रक में, तो अनौपचारिक क्षेत्रक में कौन कौन आते हैं? साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार और दोस्तों से लिया गया ऋण अनौपचारिक ऋण कहलाता है। जब हम किसी साहूकार से लेते हैं या रिश्तेदारों से ऋण लेते हैं, वो कहलाता है हमारा अनौपचारिक क्षेत्रक। यह सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। ये सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ये कोई भी व्यक्ति उधारी दे सकता है। जैसे गांव में प्रायः जो जमींदार होता है या रईस आदमी होता है, जिसकी बहुत अधिक जमीन होती है, वो गरीबों को या छोटे किसान हैं या मजदूर हैं, उनको उधारी देने का काम करने लगता है। इसकी निगरानी आरबीआई नहीं करती, क्योंकि ये सरकारी नहीं होता, तो इसकी निगरानी आरबीआई नहीं करती। इनका ब्याज दर निश्चित नहीं होता। इनका ब्याज दर हमेशा बदलता रहता है। जैसे ये साहूकार जी हैं, इनको पता है कि इस व्यक्ति को बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति इससे 12% मासिक ब्याज दर पर ये इसको उधार दें। यदि ये व्यक्ति को कम ज़रूरत है, तो ये इसको 8% पे भी दे सकता है। यहाँ पर जो ब्याज की दर है, पूरी तरह से साहूकार पर निर्भर करती है। यहाँ पर कोई नियम नहीं होता। जैसे बैंकों में नियम होता है कि एक निश्चित ब्याज दर ली जाती है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्रक की जो ब्याज दर है वो निश्चित नहीं होती। यहाँ ये तालिका में दिया है, बहुत अलग-अलग व्यवसाय के लोग हैं, इनके ऋण लेने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। जैसे निर्माण मजदूर का कोई निश्चित काम नहीं रहता, तो इसको अपने परिवार के लिए पारिवारिक कार्यों के लिए बीमारी में ऋण की आवश्यकता हो सकती है। कंप्यूटर शिक्षित स्नातक छात्र, यदि आप कंप्यूटर में इंजीनियरिंग कर लिए हैं या कंप्यूटर की ट्रेनिंग कर लिए हैं, तो आपको एक दुकान खोलने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता हो सकती है, जिसके कारण आपको ऋण लेना पड़ सकता है। सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्ति, एक सरकारी कर्मचारी है, उसको ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? उसके पास तो पैसा है, परंतु हो सकता है कि उसको अपना घर बनाना हो सकता है उसको कार खरीदना हो, तो इस तरह से इसकी भी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए ये ऋण ले सकता है। यदि दिल्ली में कोई प्रवासी मजदूर है, इसको ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? प्रवासी मजदूर है, तो ये इसके पास घर तो होगा नहीं। हो सकता है कि ये दूसरे प्रदेश से जाके दिल्ली में काम कर रहा है, तो इसको काम नहीं मिला, तो भी में इसको पैसे की आवश्यकता हो सकती है। जैसे ये घरेलू नौकरानी है, यदि ये बीमार पड़ गई और ये 4 महीने इसने काम नहीं किया, इसको तब भी ऋण की आवश्यकता हो सकती है। एक छोटा व्यापारी है, छोटा व्यापारी ऋण क्यों लेगा? छोटे व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाना है या उसको व्यापार में घाटा हो गया है। जैसे अभी कोविड के कारण बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, तो ऐसी स्थिति में यदि उनको अपना व्यापार को फिर से शुरू करना है या बढ़ाना है,
तब भी उसको ऋण की आवश्यकता हो सकती है। ऑटो रिक्शा चालक क्यों लेगा ऋण? उसका ऑटो खराब हो गया होगा, या नया ऑटो खरीदना होगा, या उसका ऑटो बहुत ज़्यादा चल रहा हो, वो चाह रहा है कि मैं एक ऑटो और खरीद लूँ, तब इसको ऋण लेना पड़ सकता है। बंद फैक्ट्री का मज़दूर, बंद फैक्ट्री का मज़दूर यदि उसका काम ही नहीं है, तो ये घर कैसे चलाएगा? ऐसी स्थिति में भी ये ऋण की इसको आवश्यकता हो सकती है। तो देखिए, ये उदाहरण करने से एक फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें ये समझ पाएँगे कि इनको ऋण हम कहाँ से मिल सकता है, इनको कर्ज़ कहाँ से मिल सकता है, इनको बैंक से मिल सकता है कि इनको साहूकार से लेना पड़ेगा, और हर व्यक्ति के ऋण लेने के कारण कौन-कौन से हैं। हमारे बुक में आलेख 1 दिया है ये। वर्ष 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत, यानी ग्रामीण परिवार ने पैसे का इंतजाम कहाँ-कहाँ किया, कब? वर्ष 2012 में। यदि आप ये चित्र देखेंगे, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आज भी, यानी 2012 तक भी आधे लोग अनौपचारिक ऋण ले रहे हैं। केवल आधी जनसंख्या गांव की जो है, ये बैंक पर निर्भर है या औपचारिक क्षेत्र से ऋण ले रही है। तो आप ये समझ गए होंगे इसका कारण क्या है। एक तो बैंक की पर्याप्त शाखाएं नहीं हैं, या ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन परिवार ज़्यादा रहते हैं, उनके पास प्रॉपर समर्थक ऋणाधार नहीं है, उनके पास गिरवी रखने के लिए वस्तुएं नहीं हैं, आवश्यक कागजात नहीं हैं। इसके कारण ये आज भी अनौपचारिक स्रोत से ऋण ले रहे हैं, जबकि ये ऋण महंगा होता है, ये ऋण सस्ता होता है। इसके बाद भी आज भी जो हमारे देश की ग्रामीण जनसंख्या है, वो अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर है। एक यहाँ आलेख 2 भी दिया है, इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे ये जो बैंगनी कलर है, ये औपचारिक स्रोत को दर्शा रहा है, और ये जो नीला कलर है, ये अनौपचारिक क्षेत्र को, स्रोत को दर्शा रहा है। ये शहरी आंकड़े हैं यहाँ पे कि शहर में लोग किस तरह से ऋण लेते हैं। शहर के जो गरीब परिवार के लोग हैं, 85% अनौपचारिक स्रोत से लेते हैं। अनौपचारिक का मतलब क्या है? वही साहूकार से या प्राइवेट किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं, गरीब परिवार। और वहीं देखिए अमीर परिवार, 90% अमीर लोग बैंक से ऋण लेते हैं, यानी औपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं। आप यहाँ से स्पष्ट समझ पा रहे होंगे कि देखिए, ये गरीब परिवार है, ये अनौपचारिक स्रोत से ले रहा है, जबकि अमीर परिवार कहाँ से ले रहा है? बैंक से ले रहा है। अब ये गरीब और गरीब होता जाएगा, क्योंकि उसको ब्याज दर ऊंची चुकाना पड़ेगा, और जबकि अमीर व्यक्ति को कम ब्याज दर पर पैसा आसानी से मिल जाता है, जिसके कारण अमीर व्यक्ति और अमीर हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़े रीज़न रहते हैं हमारे देश में गरीबी को कम करने के कारणों में, कि आज भी जिनको ज़रूरत है उन स्रोतों की, बैंक की सहायता की, परंतु आज भी पर्याप्त मात्रा में गरीब परिवार बैंकों से नहीं जुड़ पाए हैं। ये एक गद्दा रजाई सिलने वाला है। यहाँ दिया है, क्या आप मानते हैं कि बैंक मुझे ऋण देगा? अभी तक आपने समझ गए होंगे कि अभी पिछली चर्चा में औपचारिक, अनौपचारिक बैंक का ऋण की शर्तें कौन-कौन सी होती हैं। आपको क्या लगता है कि इस गद्दे वाले, सिलने वाले को आसानी से ऋण मिल जाएगा? नहीं, इसे बैंक ऋण नहीं देगा, क्योंकि इसके पास समर्थक ऋणाधार नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है गिरवी रखने के लिए। इसीलिए इसे बैंक से ऋण आसानी से नहीं मिलेगा। हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं है। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और कागजात की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वे बैंक से कर्ज नहीं ले पाते। साहूकार महाजन से कर्ज से तंग आकर अब ग्रामीण निर्धनों ने कुछ नया तरीका अपना लिया है। ये कहलाता है हमारा स्वयं सहायता समूह। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तो इसको पढ़ने के बजाय आप अपने गांव के आसपास स्वयं सहायता समूह में जाइए और उनके कार्य करने का तरीका समझिए कि किस तरह से वहाँ की महिलाएं हैं, छोटे छोटे समूह में ग्रुप बना लेती हैं और हर महीने अपनी छोटी छोटी बचत एकत्रित करके और कम ब्याज दर पर
अपने जितने सदस्य होते हैं, उनमें किसी को भी पैसे की आवश्यकता होती है, उनको वो पैसा उपलब्ध करा देती हैं। जहाँ कोई कागज़ी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही ऋणदार की आवश्यकता पड़ती। अच्छा, एक ख़ासियत और है स्वयं सहायता समूह की कि इनकी जो ब्याज दर होती है, वो बहुत कम होती है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण निर्धनों का, ये देखिए, ग्रामीण निर्धनों का एक छोटा समूह होता है जिसके सदस्य की आर्थिक सामाजिक स्थिति लगभग एक समान होती है। सभी लगभग एक से परिवेश के होते हैं। ये सामूहिक प्रयास से अपने जीवन दशा को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ये ग्रुप में काम करते हैं। सामान्यतः 15-20 महिला या पुरुषों का समूह होता है। समूह के सदस्य छोटी छोटी बचत कर प्रत्येक 15-20 दिन में बैठक करके एक निश्चित धनराशि जमा करके सामान्य निधि का निर्माण कर लेते हैं। ये जो स्व सहायता समूह जरूरी नहीं है कि हजार हजार रुपए इकट्ठा करें। ये छोटी छोटी धनराशि जैसे 50 रुपए हर 15 दिन में या 100 रुपए हर 15 दिन में या 20 दिन में ये पैसा इकट्ठा करके इस तरह से कुछ बड़ी राशि बना लेते हैं। पंजीकृत स्वयं सहायता समूह का बचत खाता खोला जाता है। जब ये जो बैंक हैं, ये जो स्व सहायता समूह है, ये जो अपना पैसा, मान लो इनने 50,000 रुपए इकट्ठा कर लिया, फिर स्वयं सहायता समूह अपना खाता बैंक में खुलवा लेते हैं। अब सरकार भी इनको बहुत अधिक सहायता करती है। यदि इनकी राशि 50,000 हो गई और यदि समूह को 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो इनको बैंक से 1 लाख रुपए भी ऋण आसानी से मिल जाएगा। वहीं यदि ये गद्दा सिलने वाला व्यक्ति यदि सीधे जाता बैंक में उधार लेने, तो इसको नहीं मिलता, परंतु यह स्वयं सहायता समूह के थ्रू इसको आसानी से ऋण मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो स्वयं सहायता समूह है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसकी जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई थी? बांग्लादेश। ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, ग्रामीण बैंक के संस्थापक। इनको दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार होता है, वो भी प्राप्त हो चुका है। 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इनका क्या विचार है? अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी-छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये मानते हैं कि यदि हर व्यक्ति छोटी-छोटी बचत करने लगे, तो आसानी से विकास देश का हो सकता है। ये हमारे पाठ्य पुस्तक के अंत में दिया हुआ है एक्सरसाइज, इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खालिस्तान परिवारों के ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोत से पूरी होती हैं। अनौपचारिक स्रोतों से कौन उधार लेता है? गरीब लोग, क्योंकि इनके पास ऋणाधार गिरवी के लिए सामान नहीं होता। खालिस्तान ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। उच्च भी हो सकता है या अधिक ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। खालिस्तान केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। कौन करता है? आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। बैंक खालिस्तान पर ऋण देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। जमा पर हमको, जमा जब हम करते हैं उस पर कम ब्याज मिलता है, जबकि हम उधार यदि लेते हैं तो हमको अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। खालिस्तान संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है। गारंटी के रूप में हम क्या कहते हैं उसको? समर्थक ऋणाधार संपत्ति है। इसके बाद सही उत्तर का चयन करें। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। किसके द्वारा? स्वयं सहायता समूह में जो निर्णय लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्यों के द्वारा। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। औपचारिक स्रोत कौन से हैं? बैंक और सहकारी समिति है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? शामिल नहीं है। तो ये शामिल का सही उत्तर क्या होगा? नियोक्ता। आप अपने बुक के अंत के सभी प्रश्नों को हल कर लीजिए। थैंक यू।